गुड मॉर्निंग स्वदेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे बाजार की पहली रणनीति, खबरों के दम पर आज कहां एक्शन है और इसके अलावा नतीजों पर भी आज कहां फोकस रहेगा, इस पर भी हम बात करेंगे और तमाम संकेतों को भी आज के लिए समझने की कोशिश करेंगे। कल हमने देखा कि अक्टूबर सीरीज की जो एक्सपायरी थी वो बेहद ही कमजोर देखने को मिली, 18,000 के नीचे की कल क्लोजिंग देखी गई है और सेंसेक्स में 1,000 अंकों से ज्यादा की बिकवाली कल के सेशन में देखने को मिली और बैंक निफ्टी में भी काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला है। तो एक्सपायरी काफी ज्यादा कमजोर कल देखी गई है। अब उसके बाद आगे के लिए आज से नवंबर सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, अब आगे के लिए रणनीति क्या बनाए इस महीने, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। लेकिन इस वक्त एशियन मार्केट से किस तरह के रुझान दिख रहे हैं इस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। एक्सचेंज निफ्टी अगर देखेंगे तो वो हल्के हरे निशान में है, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस जो है वो लाल निशान में शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स और किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त, और मेरे साथ प्रियंका जुड़ चुकी हैं ये बताने के लिए। प्रियंका गुड मॉर्निंग, बताइए आज संकेत कैसे हैं? जी गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए संकेत अगर आप बोलें तो बहुत ही मिले जुले हैं, बहुत ही आप बोलेंगे कन्फ्लिक्टेड सा व्यू आपको यूएस मार्केट से निकल कर आएगा, क्योंकि आपको तीनों इंडाइसेस वह हरे निशान में बंद हुए दिखाएंगे। आपको यहाँ तक कि नैस्डैक 1.5% तेजी के साथ एक रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ है। डाउ आपको दिखेगा लगभग 240 अंकों की बढ़त वहां देखने को मिली है और S&P में भी 0.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ इंडाइसेस। लेकिन एक बड़ा क्रूशियल क्या पॉइंट था पूजा, वहां पर कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आए और वो भी एक्सटेंडेड आवर्स में आए। वहां पर यूएस में एक्चुअली क्या होता है कि आप एक्सटेंडेड आवर्स होते हैं, कुछ समय के बाद भी मार्केट क्लोज होने के बाद भी आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो उस एक्सटेंडेड आवर्स में एप्पल के, अमेज़ॉन के, वहाँ पर दोनों ही स्टॉक्स में रिजल्ट्स जो अर्निंग्स थी वो और साथ ही आगे के लिए जो मैनेजमेंट ने आउटिंग दी, जो आउटलुक दिया है, जो कमेंट्री दिया है, वो बाजार को पसंद नहीं आई। वहाँ स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन मिस हुई है, जिसके चलते हमने देखा वहाँ एक बड़ा दबाव देखने को मिला। यूएस फ्यूचर्स जो है वो दबाव के साथ आपको दिखाई देंगे। तो यानी एक तरफ इंडाइसेस हरे निशान में कंफर्टेबली क्लोज होते हैं, आपको सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग दिखता है, आपको आउटलुक अच्छा दिखता है, संकेत पॉजिटिव लगता है। लेकिन आपको यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर आपको दिखता है दबाव, क्योंकि वहाँ पर हमने बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो रिजल्ट्स हैं वो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से मिस होते हुए दिखे एक्सटेंडेड आवर्स में। तो यानी आज वहाँ का बाजार रिएक्ट करेगा इस पूरी न्यूज़ पर। लेकिन इसका असर आप यहाँ क्या देख रही हैं? SGX निफ्टी आप देखेंगे दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। तो ग्लोबल क्यूज़ से हम बहुत हद तक आज के क्यूज़ नहीं ले रहे हैं, डोमेस्टिकली हमारे अपने क्यूज़ ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब लगातार हम देखेंगे कि यूएस मार्केट्स में पिछले 5 दिनों से रिकॉर्ड तेज़ी है, लेकिन हम लगातार गिरते जा रहे हैं। तो ये तो बात रही मेजर इंडाइसेस की। अगर आप दूसरे एसेट क्लास की बात करें तो क्रूड अभी भी $84 के करीब बना हुआ है, बॉन्ड यील्ड 1.57 आ गई है। और एक और चीज़ बड़ी हुई कि कमोडिटी के प्राइसेस बहुत गिरे हैं। आप बात करें सोने, चांदी, सब में एक तेज़ गिरावट देखने को मिली है। तो ये टोटल सिनेरियो दिखता है। और बिटकॉइन की बात करें तो वो 61,000 के पार दिख रहा है, लेकिन पहले के लेवल से थोड़ी सी सॉफ्टनेस ज़रूर दिखाई दे रही है। लेकिन पॉजिटिव बायस के साथ रिस्क ऑन एनवायरनमेंट वाला एसेट क्लास बिटकॉइन आपको तेज़ दिखाई दे रहा है। तो ये मिले जुले संकेत से कहना चाहिए। निकाई से भी आप देखिए कोई अच्छे खास संकेत नहीं, वहाँ पे भी दबाव दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक मॉनेटरी पॉलिसी का, जापान की मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आना है। तो क्यूज देखना होगा, वेट एंड वॉच का स्टेट होगा आज इंडियन मार्केट्स के लिए। ओके ठीक है, तो ये रहे ग्लोबल संकेत हमने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो मेरे जुड़े क्यूज इस वक्त देखने को मिल रहे हैं अच्छे नतीजों के दम पर। S&P और नैस्डैक में तो रिकॉर्ड तेजी बनी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव अभी भी $84 प्रति बैरल पर बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग फैक्टर्स है। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसमें FIIs के आंकड़े को देखिए, लगातार अब 8वां दिन हो चुका है जब हम FIIs की तरफ से भारी बिकवाली देख रहे हैं। कहीं कहीं कोरोना के मामले भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भी एक कंसर्निंग फैक्टर है। FIIs में देखिए कैश मार्केट में कल भारी बिकवाली करके गए और ये आंकड़ा 3,000 करोड़ के ऊपर का था। 3,818 करोड़ की बिकवाली कल FIIs की तरफ से देखने को मिली। और एक आंकड़ा हम आपको बता देते हैं, अगर इस पूरे 8 दिन में हम बात करें तो 18,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली अभी तक FIIs कर चुके हैं। इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली हुई है, 1130 करोड़ की लगभग बिकवाली FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर में की है। और कैश मार्केट में अगर घरेलू निवेशकों की बात करें तो वो 836 करोड़ की खरीदारी करके गए, लेकिन ये आंकड़ा कुछ
ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और बाजार में लगातार गिरावट बनी हुई है एफआईएस के बड़ी बिकवाली की वजह से। तो इन तमाम आंकड़ों को अब आगे के लिए कैसे समझना चाहिए और अब नई जो सीरीज की शुरुआत हो रही है वो किन नोट्स पे करनी चाहिए, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट निर्मल बैंक के अमित भुगतानी जुड़ चुके हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। कल का जो चाल थी बाजार की और आज के क्यूज को देखते हुए रणनीति क्या अपनानी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही? गुड मॉर्निंग पूजा। ओवरऑल कल का 17 कंपेयर करें आज के 17 से तो हम देख सकते हैं कल के सेशन में 17 की गिरावट तो आती हुई दिखती है। बट जो भी ओपनिंग इंटरेस्ट की पोजीशन हम देखें तो जो 18,000 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पुट रहता तो पोजीशन बन जाता तो शिफ्ट होते हुए दिखा हमें 17,800 के लेवल पे। तो अगर आज के सेशन में निफ्टी 17,800 के नीचे स्टेबल हो रहा है थोड़े टाइम के लिए भी, हाफ एन आवर टू 1 आवर के लिए भी, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रहे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से वो डायरेक्टली 17,600 पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। अभी यहाँ पर हम देखें एफआई के आंकड़े जो हिसाब से लास्ट 2 हफ्ते हमें देखने मिल रहे कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर में दिख रहे हैं। जब तक यहाँ से इंडेक्स ऑप्शंस में लोग की बढ़त होती हुई नहीं दिख रही है तो यहाँ से हेजिंग पोजीशन क्रिएट होती हुई हमें मार्केट अपसाइड में दिख नहीं रही है। तो जब तक इंडेक्स ऑप्शन में जो पोजीशन बढ़ती हुई दिखेगी तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि निफ्टी को वापस सपोर्टिव रेंज ले सकते हैं। बट जो हिसाब से कल के आंकड़े दिखे तो कल के सेशन में हम लोग ने एक चीज देखी कि स्टॉक में इतनी बहुत गिरावट हम लोग ने नहीं देखी जो लास्ट हफ्ते के सेशन में हम लोग ने स्टॉक में गिरावट देखी थी। तो अगर निफ्टी आज के सेशन में 17,800 के नीचे जा रहा है तो हमें स्टॉक में भी पैनिक होते हुए दिखेगा आज के सेशन में। तो मैं कहूँगा कि निफ्टी हफ्ते में जब तक 17,950 के लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें नई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। जैसे 17,800 ब्रेक कर रहा है नई शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। वहाँ से निफ्टी डायरेक्टली 17,500 से 17,550 से 17,600 का लेवल दिख रहा है इसको ओआई पोजीशन से। तो स्टॉक की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। उसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक दो स्टॉक है जो यहाँ से नेगेटिव, उसमें सबसे पहला स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट एक अच्छे सपोर्ट पे यहाँ से प्लेस होते हुए दिख रहा है। जैसे ही काउंटर 680 का लेवल ब्रेक कर रहा है तो मुझे लग रहा है अदानी पोर्ट में भी एक बड़ा प्रेशर हमें आते हुए देख सकते हैं। तो 680 के लिए एक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए अदानी पोर्ट में जो वहाँ से डायरेक्टली 640 630 तक का लेवल भी दिखा सकता है। तो काउंटर अदानी पोर्ट है जो शॉर्ट के लिए हमें आपसे रिकमेंड करना चाहिए। ओके, तो अदानी पोर्ट में आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाने की राय दी जा रही है और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति इस वक्त आप ज़्यादा बनाकर चले, ये राय अमित की तरफ से आपको दी जा रही है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो ये तो थी मार्केट की स्ट्रैटेजी। आगे हम आपको ट्रेडिंग के मौके और कहाँ दिख रहे हैं इस पर भी आगे और जानकारी देंगे। लेकिन अब नज़र डाल लेते हैं कुछ खबरों पर। और बाजार बंद होने के बाद भी काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं कल, उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। और शरद मेरे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नतीजे आए हैं और कैसे रहे? गुड मॉर्निंग पूजा। तो बाजार बंद होने के बाद जो है एनटीपीसी सबसे पहले हम लोग फोकस में रखेंगे। निफ्टी की कंपनी है। ओवरऑल आंकड़े देखें आप, रेवेन्यू ले लीजिए, पैट ले लीजिए, एबिडा ले लीजिए, थोड़े वीकर साइड में आए हैं इनके नंबर्स। और याद रखिए कोल अवेलेबिलिटी का कंसर्न्स हुआ था। सीक्वेंशियली जनरेशन ऑफकोर्स पावर जनरेशन और डिमांड बढ़ी थी, लेकिन जो प्राइसेस देखे गए हैं आपके फ्यूल कॉस्ट वो जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी स्पाइक देखने मिला। एफएनओ वायदा बाजार में जो स्टॉक्स है उनमें बहुत एक अच्छा ओवरऑल मार्जिनली देखा गया कि अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया। सबसे पहले इंटरग्लोब एविएशन लेंगे हम, रेवेन्यू में एक अच्छी बढ़त देखने मिली है और एबिडा दोनों जो है एस्टिमेट्स को बीट किया है देखा गया है। लॉस भी जो नैरो हो गई है। तो ओवरऑल देखा जा रहा है तो मैनेजमेंट के भी कमेंट्री बहुत स्ट्रांग रही है कि रेवेन्यू जो अच्छी लुकअप कर रही है अगले 2 क्वार्टर्स के लिए और अच्छे जो ईल्ड्स आ रहे हैं, जैसे प्राइस कैप्स बढ़ाए गए हैं गवर्नमेंट ने, तो वो ईल्ड जो है अच्छी एक इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। डीएलएफ के भी नतीजे लगभग जो है अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं और रेवेन्यू में ईयर ऑन बेसिस पे 8% का डाउनटिक दिखा, लेकिन पैट में 63% का एक ग्रोथ देखने मिला है। और उनके जो प्री बुकिंग सेल्स है और जो फेस्टिव सेल्स का डिमांड है उन्होंने जो है बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं। अब बैंक्स की बात करें तो बैंक्स भी आज फोकस में रहेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो नंबर्स आए हैं उसमें जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो इनलाइन देखा गया है, लेकिन अगर आप पैट देख लीजिए, एसेट क्वालिटी देख लीजिए, इनमें जो है एक अच्छा बीट एस्टिमेट किया है और आपके जीएनपी एनएनपी रेशियोज भी कम हुए सीक्वेंशियली। टाटा पावर भी जो है स्टॉक
वो भी इन वोग है और रेवेन्यूज़ बहुत अच्छा है, टॉप लाइन 18% का ग्रोथ देखने मिला है। और ये इसका रीज़न है कि ओडिशा का डिस्कॉम्स और आपके जो अच्छे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस हुए हैं उसके कारण एक अच्छी टॉप लाइन देखने मिली है। मार्जिन्स में थोड़ी सी इशू आई ज़रूर है क्योंकि आपके मुंद्रा प्लांट के लॉसेस जो 500 करोड़ के थे और हायर कोल प्राइस थे उनके कारण जो है मार्जिन्स में थोड़ी डेंट पड़ी है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रॉन्ग अपडेट है कंपनी से। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के भी नतीजे अच्छे आए हैं। पैट में लगभग 238% का जो है इजाफा देखने मिला है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि एक आपके जो इम्पेयरमेंट के एक्सपेंसेस है उसमें रिवर्सल आया है, लेकिन ओवरऑल कलेक्शंस और डिसबर्समेंट्स भी अच्छे आए हैं। आरबीएल बैंक के लेकिन नतीजे थोड़े वीक आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम का 2% फॉल है, लेकिन पैट में लगभग 80% का फॉल देखने मिला है। और ये इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि प्रोविजनिंग्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं और आपके एसेट क्वालिटी में भी थोड़ी सी जो है इम्पैक्ट देखने मिली है। अब हम बात करते हैं आपके आईपीओ की, तो 2 आईपीओ के ऊपर न्यूज़ है कि न्याका का दूसरा दिन का आईपीओ सब्सक्रिप्शन खुलेगा। पहला दिन का सब्सक्रिप्शन के नंबर्स ऑलमोस्ट 1.56 टाइम्स जो है सब्सक्राइब हो गए हैं, जहाँ पे रिटेल का 3.5 गुना जो है सब्सक्रिप्शन लेवल्स देखा गया है न्याका का आईपीओ का। और फिनो पेमेंट्स बैंक की इशू खुलेंगी आज। प्राइस बैंड है 560 रुपीज़ से लेके 577 रुपीज़ तक और टोटल इशू साइज़ है आपका 1200 करोड़। जी, तो ये दो आईपीओ हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है और नतीजे भी ढेर सारे आए हैं। एनटीपीसी के अनुमान से कमजोर नंबर्स रहे हैं। एमएनएम फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन, टाटा पावर के नतीजे काफी अच्छे थे। आरबीएल बैंक के कमजोर नतीजे हैं, ये हमने आपको एक एक करके बताया, तो यहाँ पर भी नजर रखें। और प्राइमरी मार्केट में भी आज फोकस रहेगा। इसके अलावा शरद, खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? सबसे पहले पूजा आईआरसीटीसी फोकस में रहेगा। गवर्नमेंट ने जो है कि टाइप से नोटिफिकेशन आ गई है कि जो उनकी रेवेन्यू है कन्वीनियंस फीस की, अब वो 50-50 शेयर होने वाली है गवर्नमेंट के साथ 1 नवंबर के इफेक्ट से। तो ये इम्पैक्ट जो है थोड़ी ज़्यादा ही इम्पैक्ट आएगी नेगेटिव स्टॉक पे। और ओवरऑल देखा जाए तो हमारे अनुमान से लगभग 400 से 500 करोड़ का जो फ्यूचर कन्वीनियंस फीस है, जो रेवेन्यू आना चाहिए था आईआरसीटीसी को, अब वो गवर्नमेंट को जाएगा। गवर्नमेंट सबसे बड़ी शेयर होल्डर है इस कंपनी की, 67% स्टेक है, लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और याद रखिए कंपनी का शेयर स्प्लिट ऑलरेडी हो चुका है और कल जो था स्टॉक में जो है थोड़ी उछाल भी देखने मिली थी। उसके अलावा रिलायंस रहेगा फोकस में। जियो ने पे कर दिया है 10,700 करोड़ आपके डीओटी को, और पूरे जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है 2016 की उन्हें कंप्लीट कर दिया है। जी भी रहेगा फोकस में। इन्वेस्को ने फाइल कर दी है अपील डिविजनल बेंच में बॉम्बे हाई कोर्ट की जी के ऑर्डर पे, और केस जो है आज जो है एडमिशन जो है उस पर होगी बात। टाटा ग्रुप स्टॉक्स भी रहेगा फोकस में। जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कंपनी है वो ट्रांसफ़र करेंगे अपनी चाय की जो चेन है IHCL को। IHCL भी टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। ईज माई ट्रिप रहेगा फोकस में। वो ट्रेविएट ऑनलाइन का जो है एक्विजिशन करेंगे ताकि उनके जो हॉलीडे पोर्टफोलियोज है उनमें बढ़ोतरी देखने मिले। भारती एयरटेल रहेगा हमारे रडार पे। ऑलमोस्ट 923 करोड़ का जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उन्होंने अवेल कर ली है, कंपनी ने अनाउंसमेंट किया। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आपके ऑटो सेक्टर में भी देखने मिले, जैसे कि हीरो मोटर्स और यामाहा ने एक जेवी फॉर्म किया है आपके ई-साइकिल ड्राइव मोटर्स के लिए, तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ईवी स्पेस के लिए। विप्रो और ओरेकल भी है एक लॉन्च करने वाले हैं एक टॉलवे ट्रांसपोर्टेशन और बिलिंग सोल्यूशन, तो ये दोनों स्टॉक्स जो है दोनों ही लिस्टेड है, ये फोकस में रहेंगे। अमारा राजा बैटरीज में आंध्र प्रदेश कोर्ट ने एक्सटेंड कर दी है उनकी जो एक सस्पेंशन हुई थी APCCB की जो क्लाइमेट कंट्रोल बोर्ड है उस स्टेट की, और ये जो है क्लोजर जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, तो एक टाइप से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक में। और शैफलर रहेगा आखिरी स्टॉक, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है 1:5 का शेयर स्प्लिट रेशियो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो आज काफ़ी सारे खबरें भी हैं जो कि फोकस में रहेगी, जिनके चलते आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इसमें IRCTC पर आज ज़रूर नज़र होगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबर है ये कंपनी के लिए और इसका कुछ असर आज स्टॉक में देखने को मिल सकता है, तो नज़र रखिए यहाँ पर। ये तो बात हुई खबरों की। अब ट्रेडिंग के लिहाज से मौके कहाँ दिख रहे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। अदानी पोर्ट शो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर नज़र रखिए। इसके
अलावा सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 2 कॉल्स आ रही हैं और दोनों ही खरीदारी करने की राय है। पहला जो कॉल है वो होगा अंबुजा सीमेंट पर, खरीदारी करके चलिए 402 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 384 का। तो पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। दूसरा स्टॉक है मिंडा कॉर्पोरेशन, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय दी जा रही है। लक्ष्य होगा 156 का। स्टॉप लॉस जरूर लगाए 144 का, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर आप बाय ट्रेड ले रहे हैं किसी भी स्टॉक में तो स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करिए सो दैट नुकसान से आप बच सकें। तो ये तो हुई ट्रेडिंग की रणनीति, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। ख्याति मेरे सहयोगी जुड़ चुकी है मेरे साथ ये बताने के लिए। ख्याति गुड मॉर्निंग, बताइए आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी SBI कार्ड के साथ। SBI कार्ड पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य बढ़ाकर 1350 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। कंज्यूमर स्पेंडिंग में रिकवरी होने के चांसेस दिख रहे हैं और इसके अलावा SBI कार्ड अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहा है अगर हम साइक्लिकल रिकवरी के हिसाब से देखें तो। फिर MS ने मॉर्गन स्टैनली ने मैरिको पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 670 रुपीज़ पर शेयर का। अनुमान के ऊपर था इसका रिजल्ट और इसके मैनेजमेंट ने डबल डिजिट ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ डोमेस्टिक, अगर हम डोमेस्टिक घरेलू की बात करें तो इसमें डबल डिजिट ग्रोथ देखी है। लेकिन मैरिको पर CLSA ने अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 560 रुपीज़ पर शेयर का। इसका इन लाइन 2Q तो है लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा अपसाइड, थोड़ा एक्सपेंसिव है। CLSA ने M&M फाइनेंस पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 240 रुपीज़ पर शेयर का। एसेट क्वालिटी में बहुत सुधार है और स्पेंडिंग में भी बहुत सुधार है, प्लस इसका बैंक स्प्रेड देखे तो वो भी, उसमें भी बहुत सुधार दिख रही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो SBI कार्ड, मैरिको पे दो रिपोर्ट आई हैं, वो काफ़ी अपोजिट साइड में है। देखिए, एक रिपोर्ट ओवरवेट की राय दे रही है 670 लक्ष्य के लिए और मैरिको पर CLSA की रिपोर्ट आई है 560 के लेवल्स देख रहे हैं, यानी कि 550 के आसपास के, 600 के नीचे के टारगेट्स ये देख रहे हैं। मैरिको में वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे लग रहे हैं, उस लिहाज से यहाँ पर अंडर परफॉर्म की राय CLSA ने मैरिको पर दी है। तो 2 रिपोर्ट्स आई हैं और दोनों ही अपोजिट व्यू दे रही है, तो इस पर आप नजर रखिए। इसके अलावा रेवेन्यू फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। नतीजे भी काफी अच्छे आए थे और 240 का लक्ष्य भी देख रही है CLSA। तो ये कुछ रिपोर्ट्स है जहां पर कि हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है और क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और मेरे साथ इस वक्त हम केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय गुड मॉर्निंग, बताइए आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है और रणनीति क्या होगी आज आपकी तरफ से? अजय, आपको आवाज आ रही है? Hello, am I audible? Hello, am I audible? जी अजय बोलिए। गुड मॉर्निंग। पिछले एक हफ्ते में हमने देखा सोने चांदी के अंदर मार्केट में बार बार में रिकवरी अच्छी आ रही, जिस ढंग से डॉलर और बॉन्ड यील्ड में गिरावट है और साथ में रिस्क ऑन फैक्टर अभी भी बना हुआ है। बट उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड 1810 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न जरूर है मार्केट के अंदर। बट ओवरऑल हमें लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति रहनी चाहिए। आज शुक्रवार होने की वजह से ऐसा लगता है कि दिन के सेशन में मार्केट में गिरावट रहेगी, उसी को देखते हुए सोने में बिकवाली करके चल सकते हैं, जो डाउन साइड में 47,600 तक का लेवल मिल सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें, मल्टीपल ऑफ टाइम हमने तेजी जरूर बनती हुई देखी। पिछले हफ्ते भर में गोल्ड सिल्वर रेशियो में काफी बड़ी गिरावट थी, जिसके चलते चांदी ने रिकवरी काफी शानदार दिखाई। बट बेस मेटल में जो हमने 2 दिन के अंदर गिरावट आते हुए देखी है, इसका एक नेगेटिव असर हमने चांदी पे भी बनते हुए देखा है। तो आज प्योरली इंट्राडे के लिए चांदी में गिरावट रहेगी, जो 64,200 से 64,400 तक का लेवल दिखा सकती है। वहीं एनर्जी पैक की अगर बात की जाए तो एनर्जी पैक के अंदर हमने देखा कि जिस ढंग से कोरोना के नए केसेस चाइना और रशिया में बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनर्जी डिमांड पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो टाइमिंग हमें लगता है कि क्रूड में कल जो भारी गिरावट आई थी, उसके बाद थोड़ा बहुत लोअर लेवल पे बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी। तो आज 6150 के करीब क्रूड आने पे लेके चलिए। अप साइड में वापस 6280 से
6300 तक के लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। वहीं पूरे बेस मेटल पैक के अंदर भारी गिरावट के बाद जिंक को कहीं ना कहीं सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इंट्राडे के लिहाज से जिंक में बाइंग करके चलिए, एक जंप देखने मिल सकता है जो 280-85 तक का लेवल अगले 2-3 सेशन में देख सकते हैं। ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में आज वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, जिस ढंग से यूएस से इंपॉर्टेंट डेटा आज रिलीज होने हैं। ओके, बिल्कुल। तो ओवरऑल वॉलेटिलिटी बने रहने का अनुमान है और यूएस डेटा भी आने वाले हैं, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी और ये रणनीति भी आपको सुझा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर आज आप बिकवाली करके चलिए, लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं। गोल्ड के लिए जो टारगेट होगा वो 47,800 से 47,650 इन लेवल्स तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। सिल्वर में 64,600 से 64,200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं क्रूड ऑयल और बेस मेटल में जिंक में खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है, तो यहाँ पर भी आज आप नजर रखिए। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं और नेपिंग कैपिटल के फाउंडर और एमडी गौतम त्रिवेदी का टाटा पावर पर क्या व्यू है, आइए भी आपको सुना देते हैं। अभी टाटा पावर में मुझे लगता है कि उसका एक्चुअली एंगल ही अलग है, जहां पे लोग बोल रहे कि ठीक है, एक तो है इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस जो कोर बिजनेस है, लेकिन अभी टाटा पावर ने ईवी चार्जिंग स्टेशंस में भी एंट्री की है और आज की तारीख में उनके पास करीबन मुझे लगता है 700 या 800 ईवी चार्जिंग स्टेशंस है। उनका टारगेट बाय एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर इज, मुझे जहां तक याद है, 2000 है ऑल इंडिया। और ये एक क्षेत्र है जहां पे मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और मुझे लगता है कि we should focus on that. So as a result मुझे लगता है कि आप across the board देखो, टाटा कंज्यूमर की तो बात हुई, of course TCS is going from strength to strength, उसका पूरा PE का भी री-रेटिंग हो गया है, जो एक जमाने में 22-23 टाइम फॉरवर्ड PE पे चलता था स्टॉक, आज हो गया 27 से 28 टाइम। सो मुझे लगता है ये पूरे ग्रुप का री-रेटिंग हो चुका है और ये सब कंपनियां are actually very good companies and well managed. ऑलराइट, तो ये थे टाटा पावर पर व्यू गौतम त्रिवेदी जी का और नतीजे भी आए हैं। नतीजे भी काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, फंडामेंटल के लिहाज से भी हमने आपको बताया। देखिए कंपनी काफी अच्छी दिखाई दे रही है, तो नजर रखिए टाटा पावर पर। चलिए अब फिलहाल इस शो में मुझे दीजिए इजाजत। गुड मॉर्निंग शो में, गुड मॉर्निंग स्वदेश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता देते कि बजाज ऑटो ने बजाज पल्सर F250 और N250 लॉन्च कर दिया है और इस मौके पर हमारे संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी ने बजाज ऑटो के MD राजीव बजाज से कुछ बातचीत की, चर्चा की। आइए आपको सुना देते हैं। Taking a cue from what you had said, two lines. One is that you think that the Pulsar is a bit late, 3 years late, and Pulsar has been one of the biggest learning for you. Do you think that from Chetak to Pulsar was one set of learning, and from Pulsar to going to Chetak in the EV space will be a big set of learning for the company and the industry? And the same question about EVs, do you think given the fact that the startups have really come in, gotten the funding, have the setup ready, the legacy industries are a bit too late in really realizing it, or you think that we're all on time? We on the day of definitely mail, why you want to stray into EV and startup space, I don't understand, but we will address it. So see, I like very much the quote of Charles Darwin when he says that it is not the most intelligent or the strongest of the species that survive, but the ones who are most adaptive to change. Good Indian two-wheeler companies are not really as lightweight as maybe some startups would like to think we are. So question is, who are you going to bet on? Are you going to bet on, as you call them, the legacy companies, as you call us? Or are you going to bet on the startups? I would bet on bet. Bet means Bajaj, Enfield and TVS. I would bet on bet. But the reason I would bet on bet, Utkarsh, is because, we are champions. There is a saying, where is the Utkarsh? I can't see him. There is a saying, breakfast of champions. You know what champions eat for breakfast? Champions eat oats for breakfast.